अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग। कैग का ऑफिस क्या होता है, उसके पावर्स क्या होते हैं और इसकी पोजीशन क्या है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर बीएलबी एंट्रेंस, एलएलबी एंट्रेंस या जेकेपीएससी या एसएसबी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं जिनमें इंडियन पॉलिटी एक सिलेबस होता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Article 148 Constitution of India provides for an independent office of the Comptroller and Attorney General of India. CAG जो है, it is the head of audit, Indian Audit and Accounts Department. He is the guardian of public purse and controls the entire financial system of the country at both center and state level. सेंटर और स्टेट लेवल पे कैग जो है सारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये इसका गार्डियन माना जाता है। कैग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। आर्टिकल 148 कहता है कि देयर शैल बी अ कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यानी कैग जो है इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी ड्यूटी जो है वो डिफाइन करता है पार्लियामेंट मेड बाय द लॉ। जो पार्लियामेंट इसको कहेगा उसको वही ड्यूटी परफॉर्म करनी है। इसके अलावा जो आर्टिकल 150 कहता है कि अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म एज प्रेसिडेंट में ऑन एडवाइस ऑफ कैग। तो कैग के मशवरे के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट को देखता है। इसी तरह 151 आर्टिकल जो है वो कहता है कि कैग को रिपोर्ट सबमिट करना होता है यूनियन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट के पास, और जब भी पार्लियामेंट में उसको बुलाया जाएगा तो उसको वहां पर भी ये जो है सबमिट करना होता है। So far as the tenure of CAG is concerned, he holds office for a period of 6 years and up to the age of 65 years. उसकी टर्म 6 साल होती है और रिटायरमेंट एज होती है 65। और ड्यूरिंग दिस टाइम ही कैन सबमिट रेजिग्नेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। अगर उसको रिजाइन करना होगा तो वो प्रेसिडेंट के सामने रेजिग्नेशन पेश करेगा। और अगर उसको रिमूव करने की बात हम करें तो ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एंड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का, वही प्रोसीजर होता है कैग को रिमूव करने का। यानी रेजोल्यूशन लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर और 2/3 मेजोरिटी के जरिए से जब वो पास होता है फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है। नाउ ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। जो हमारा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इसके कुछ पावर्स और ड्यूटीज की बात करेंगे। He audits the account related to all expenditure from the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of each state and Consolidated Fund of each union territory having a legislative assembly। जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से जो भी खर्चा होता है, या जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, या यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पर जो कंसोलिडेटेड फंड होता है और उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है, कैग को यह अथॉरिटी है कि ये इस सब को ऑडिट करता है। इसके अलावा ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंटीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेट। और जो कंटीजेंसी फंड है वहां से जो एक्सपेंडिचर होगा और अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है पब्लिक अकाउंट जो से जो पैसा निकलेगा यानी गवर्नमेंट की ट्रेजरीज से, उसको भी ये ऑडिट करता है। इसके अलावा वो बैलेंस शीट, लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चर, प्रॉफिट, ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है सारे डिपार्टमेंट्स का वो ऑडिट करता है। सो फार एज कैग इज कंसर्न्ड, ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। जब भी प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको कहेगा किसी भी अथॉरिटी का ऑडिट करने का जिसमें लोकल बॉडीज भी आती है यानी पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, तो वो कर सकता है। इसके अलावा ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट शैल बी केप्ट। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करता है उन अकाउंट्स के बारे में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। इसी तरह से कैग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और प्रेसिडेंट के सामने अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। और साथ ही जो है इस वक्त अगर हम देखें जो इंडिया का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो है संजय मूर्ति, जो इस वक्त 15th कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है इंडिया का, जिसने 21 नवंबर 24 को ऑफिस संभाला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उसको अपॉइंट किया है और इससे पहले वो जो आईएएस ऑफिसर था हिमाचल प्रदेश से है और ही हैज सर्व डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कैग की जो पावर से पोजीशंस है एक पावरफुल पोस्ट मानी जाती है अकाउंट्स और फाइनेंस के हवाले से। अब हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल क्या होता है, उसका रोल क्या होता है।
Article 165 of the Constitution of India 1950 has provided for the office of the Advocate General of India. तो आर्टिकल 165 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, इसमें एडवोकेट जनरल के ऑफिस को एक्सप्लेन किया गया है. ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. ये स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है. जो सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है, इसी तरह स्टेट में जो है एडवोकेट जनरल होता है. The governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed judge of high court to be advocate general for the state. स्टेट का जो गवर्नर होता है वो इस एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए कि जो क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट की होती है. यानी जज ऑफ हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, या तो वो 10 साल तक जज रहा हो लोअर कोर्ट में, या 10 साल का उसको प्रैक्टिस हो एज अ लॉयर, तो उसको अपॉइंट किया जाता है. इसी तरह से एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज गवर्नर में. इसकी जो टर्म होती है वो गवर्नर के मर्जी के ऊपर डिपेंड होती है. उसकी सैलरी वगैरह जो भी है वो गवर्नर ही डिसाइड करता है. तो गवर्नर अपॉइंट्स अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट. Unlike Attorney General of India who represent Union Government, the Advocate General represents state in the legal matters. जिस तरह Attorney General यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे हमने कहा कि अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि किसको हम बना सकते हैं, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट. In other words, he must be a citizen of India and must have held a judicial office for 10 years or he has been advocate of high court for 10 years. या वो कोई जुडिशल ऑफिसर होना चाहिए, मतलब लोअर कोर्ट में वो जज होना चाहिए 10 साल का, या हाई कोर्ट में उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो, फिर उसको एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जा सकता है. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल जो है वो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जब भी जो है गवर्नर चाहेगा तो उसको वो रिमूव कर सकता है. इसी तरह ड्यूटीज में हमने कहा जो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच मैटर्स व्हिच आर रेफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर. जो गवर्नर उसको रेफर मैटर्स करेगा, लीगल मैटर्स, उनमें वो गवर्नमेंट को एडवाइस देगा. इसी तरह टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन्ड टू हिम बाय द गवर्नर. इसके अलावा वो सारे काम करेगा जो गवर्नर ने उसको भेजा होगा. इसी तरह से टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय द गवर्नर और एनी अदर लॉ. जो भी उसको कोई फंक्शन बोली जाएगी उसको वो करनी है लॉ के रिलेटेड. तो ये जो एडवोकेट जनरल होता है इसको कहा जाता है लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल इज टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, जिसमें आता है टू दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियन, इंटरप्रेटिंग लॉज, गाइडिंग द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो रिप्रेजेंट करता है ये को हाई कोर्ट में. एडवोकेट जनरल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट या बाकी कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता है. ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को डिफेंड करता है और गवर्नमेंट के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यू करता है. एक तरीके से गवर्नमेंट का केस करता है और वो पार्टिसिपेट करता है सारी लीगल प्रोसीडिंग्स में. एडवोकेट जनरल को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी कहा जाता है, क्योंकि दे एंश्योर दैट द एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करे, इस चीज़ को भी इसका देखने का काम होता है. लिटिगेशन की हम बात करें तो एडवोकेट जनरल जो है ये सारी लीगल प्रोसीडिंग जो जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उनको डिफेंड करता है. सिविल डिस्प्यूट्स हो या पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ हो उनको भी देखता है. इसी तरह से हम देखें कि एडवोकेट जनरल जो है is entitled to appear before any court within the state में ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होता है. आर्टिकल 177 कहता है कि एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट ही हैज़ अ राइट टू स्पीक और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट. और साथ ही वो सारे इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेज एंजॉय करता है जो एक एमएलए या एमएलसी को होती है, वो सारी इसको मिल जाती है. अगर हम देखें प्रेजेंटली हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एडवोकेट जनरल की पोस्ट खाली है, वैकेंट है. अभी कोई किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. इसलिए इस पोस्ट पे जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा वो स्टेट को डिफेंड करता है, स्टेट को लीगल एडवाइस देता है. ये हर एक स्टेट के लिए है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं है. हर एक स्टेट में एडवोकेट जनरल का ऑफिस होना ज़रूरी है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसकी, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए बाकायदा तौर पे एक प्रोविजन है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इट पार्ट 5 डील्स विद द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 76 में पार्ट 5 में अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन पहले हम जाने कि हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने सुना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, इन पोस्ट इन पोजिशन के बारे में अक्सर डिस्कस किया जाता है। लेकिन ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है और इसका पोजिशन क्या है, ये कौन सा पोस्ट है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। एज ए चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। ही एडवाइसेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स, ये यूनियन गवर्नमेंट को सारे लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है। He is the primary lawyer representing the union government in the Supreme Court of India। ये पहला वो लॉयर होता है जो यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह अटॉर्नी एडवोकेट जनरल का जो पोस्ट होता है स्टेट के अंदर होता है, इसी तरह अटॉर्नी जनरल का पोस्ट जो है सेंटर में होता है। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट ही मस्ट बी क्वालिफाइड द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन है वही अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन भी होती है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का पोस्ट होता है, गवर्नमेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। एंड ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ही मस्ट हैव ईदर कंप्लीटेड 5 ईयर इन हाई कोर्ट ऑफ एनी इंडियन स्टेट और एज ए जज और 10 ईयर इन हाई कोर्ट एज एन एडवोकेट। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन होती है कि किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस की हो। इसके अलावा ही मे बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक रेस्पेक्टेड जज या नोविंग पर्सन होना चाहिए। टर्म ऑफ एडवोकेट जनरल जो है, देयर इज नो फिक्स टर्म, उसके लिए कोई फिक्स टर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं वो मेंशन नहीं किया है। लेकिन साथ ही अगर देखें प्रोसीजर उसको रिमूव करने का, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट जानने हैं। लाइक ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कभी भी रिमूव कर सकता है। ही कैन क्वाइट बाई सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन ओनली टू द प्रेसिडेंट, वो सिर्फ अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कन्वेंशनली ही इज रिमूव्ड व्हेन द काउंसिल इज डिसॉल्व्ड। क्योंकि इसको गवर्नमेंट की जो है एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है, लेकिन जब गवर्नमेंट नहीं रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व होगा या रिप्लेस होगा, तो एडवोकेट जनरल भी रिप्लेस हो जाता है। What is the role of Attorney General of India? इसका रोल क्या है? Being the chief law officer of the country, the Attorney General of India has to perform the following duties. पहला क्या है? Whichever legal matter are referred to him by the president, he advise the government upon the same. कोई भी लेटर, कोई भी केस अगर इसको रेफर किया जाता है तो ये वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कोई भी लीगल ओपिनियन हमें चाहिए तो हम इससे ले सकते हैं, और वो जो है सारी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है जो प्रेसिडेंट उसको रेफ़र करेगा, जो काम उसको सौंपा जाएगा। और 3 ड्यूटीज़ आर असाइन बाय द प्रेसिडेंट, और 3 काम उसको प्रेसिडेंट सौंप देता है। उसमें है इन एनी लीगल केस वायर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल हैज़ टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स बिहाफ। कोई भी केस जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होना है। He has to represent the union government in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 1(3) of the Constitution। उसको यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और साथ ही किसी भी हाई कोर्ट में अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई केस होगा तो वहाँ पर भी उसको रिप्रेजेंट होना है। तो कुछ लिमिटेशंस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, लाइक ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को कोई एडवाइस नहीं वो करेगा। या he should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon advice to appear in work। जब उसको किसी केस के बारे में एडवाइस पूछी जाए तो वहाँ पर वो अपना ओपिनियन नहीं देगा, मतलब जो गवर्नमेंट चाहेगी गवर्नमेंट के ही फेवर में उसको बात करनी है। इसी तरह से he should not defend accused person in criminal prosecutions without the permission of the government of India, कि वो किसी भी क्रिमिनल को नहीं बचाएगा, डिफेंड नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट का परमिशन ना होगा।
इसी तरह ही शुड नॉट एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर और एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का जो है चेयरमैन नहीं बनेगा किसी भी कॉर्पोरेशन का जब तक गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स है अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ही कैन बी पार्ट ऑफ एनी कोर्ट इन द यूनियन टेरिटरी। He got the right to speak and to take part in the proceedings of both the Houses of Parliament or their joint sitting or any committee of the Parliament of which he may be named as a, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बैठ के अपना बात बोलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट व्हेन ही पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द, लेकिन अगर पार्लियामेंट के दौरान कोई बिल पास हो रही है तो वहाँ पर इसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। इसी तरह से उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है, बट ही इज़ नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट, याद रखना है, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली टू एज ही इज नॉट अबार फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है क्योंकि इसको डिबार नहीं किया गया है, बैन नहीं किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 76। हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट? यस ही कैन, बट ही हैज नो राइट टू वोट। हाउ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंस होता है? Attorney General of India is responsible for the amendment and enforcement of laws. However, the Chief Justice of India is responsible to conduct the court hearings before the law has to be enforced. तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। यहाँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बताऊँ वो है पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पोस्ट ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर merely statutory. The Appointments Committee of Cabinet recommends the appointment and the President officially appoints the Solicitor General. जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके साथ कुछ सॉलिसिटर जनरल्स या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स भी होते हैं जिनको पार्लियामेंट की कमेटी जो है कैबिनेट की कमेटी अपॉइंट करती है, और ये लोग अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ जो है काम करते हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो था वो था MC स्टॉलवर्ड, जिसने 13 साल तक हिंदुस्तान का वो अटॉर्नी जनरल रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म है। और प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल जो है वो है जस्टिस R वेंकटरमन, इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसने वो 16th अटॉर्नी जनरल है, 22 में उसने संभाला है। अब अगर हम सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो तुषार मेहता इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हैविंग बीन अपॉइंटेड टू द पोजीशन 2018। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री आफ्टर द अटॉर्नी। अटॉर्नी जनरल के बाद जो दूसरा सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल। तो ये सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लीगल एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं और लीगल मैटर्स में उनको जो है एडवाइस करते रहते हैं, और उनकी तरफ से कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में अपियर हो जाते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं, गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं। तो ये इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है कंक्लूड होता है। बाकी जो अपडेट्स आपको चाहिए पॉलिटी में, जितने भी हमारे लेक्चर आज तक अपलोड हुए हैं या उनके जो वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन लेक्चर्स को ज़रूर सुनिएगा, और इनको यूट्यूब पे भी कुछ अपलोड है, लेकिन बाकी मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ या टेलीग्राम पे, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा और ये लाइव लेक्चर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।